जैसे ही जिया घर के अंदर आई, उसे अपनी माँ कहीं नज़र नहीं आई तो वह अपनी माँ को पुकारने लगी। कहाँ हो मम्मी? किचन में से गीले हाथ पहुँचती मंजू दीदी ने बताया, दीदी तो नानी के फ्लैट पर गई है, नानी ने बुलाया था। आप भी जानती हैं ना, मम्मा तो मेरे अस्पताल से लौटने तक घर से कहीं हिलती भी नहीं, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। आज ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया? जिया झुंझलाकर बोली, कोई काम है क्या बेबी? आप जूस पी लो। दीदी जल्दी में निकल गई थी, जाते जाते मुझे हिदायत दे गई थी कि आपको जूस ज़रूर दे दूँ, पी लो वरना मेरी तो शामत आ जाएगी। नहीं मंजू मौसी, मुझे मम्मा से बहुत ज़रूरी काम है, बाद में आकर पी लूँगी। अभी नाना के घर ही जा रही हूँ, उनको पता है उनके बिना मेरा दिल नहीं लगता। घर में फिर क्यों चली गई? कहती हुई बुलेट ट्रेन की तरफ भागती नाना के फ्लैट जा पहुँची, जो कि बगल में ही था। नाना के बेडरूम के दरवाजे पहुँचते ही अंदर से आई आवाज़ें। जिया अपना नाम सुनकर ठिठक गई। अंदर से रमा अपने माँ बाप से कह रही थी, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ सोचा भी है आप लोगों ने? जिया को पता चलेगा कि मैं नहीं उसकी असली माँ शीला है तो उस पर क्या बीतेगी? वह मुझसे नफरत करेगी। इतनी बड़ी बात मैंने इससे इतने सालों तक छुपा कर रखी। नहीं, कभी नहीं। पर बेटा, मुझसे शीला की हालत देखी नहीं जा रही। कैंसर की आखिरी स्टेज है, कभी कुछ भी हो सकता है। शीला रो रो कर हाथ जोड़कर मुझसे कह रही थी, सिर्फ एक बार जिया को गले लगाना चाहती है। उसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती है, जिसे सुनने के लिए वह सारी उम्र तरसती रही, अपने दिल में पीड़ा लेकर घुटती रही, तड़पती रही। मरने से पहले मैं उसकी इच्छा पूरी आज शीला से कर आया हूँ। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर प्रकाश जी ने रमा को कहा, पर पापा, आप एक मरने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी बेटी को जीते जी कैसे मार सकते हो? रूंधे गले से रमा बोली, बेटा, शीला के पिता सुरेश जी के मुझ पर बहुत एहसान है। जब जब मुझे ज़रूरत हुई वही संकट मोचक खड़े हो गए। प्रकाश जी रो रो कर कह रहे थे, पर पापा, आपने भी तो उनकी बिन ब्याही बेटी को कलंकित होने से बचाकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। शीला ने तो उसे लफंगे लुच्चे रवि के साथ मुंह काला कर उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप क्यों भूल जाते हैं? आज आपकी वजह से उनका सर ऊंचा है, वरना वे लोग क्या कहेंगे? सोचकर रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर बेचारी जिया को रातों रात किसी कूड़े के ढेर या अनाथ आश्रम के झूले में डालकर उससे पीछा छुड़ा लेते। वह तो भगवान ने मेरी किसी अच्छे पुण्य का फल जिया के रूप में मुझे दे दिया। पापा, आप जानते हैं मैंने संजय से अलग होने के बाद कैसे अकेले जिया की परवरिश की है। उसके बिना मैं मर जाऊंगी। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरी जिया को मुझसे अलग मत करिए। रो रो कर रमा का बुरा हाल था। उन लोगों का वार्तालाप सुनकर जिया की टांगें आश्चर्य और दुख के मारे कांपने लगीं। उसे नाना और मम्मा की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि रमा, जो उसकी माँ नहीं, वह इतने बरसों से देख रही थी, कैसे रमा के रात दिन हर लम्हा हर पल उसी के इर्द गिर्द घूमते बीतते थे। जिया को ज़रा सा जुकाम भी हो जाता तो रमा सब कुछ छोड़कर उसे गोद में लेकर बैठ जाती, और नाना नानी वह तो एक पल को भी उदास नहीं होने देते, कितने भी थके बीमार हों। पर जिया के मुंह से निकला एक भी शब्द उनके लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता। ये सब झूठ कैसे हो सकता है? जिया पशोपेश में थी, उसका बदन थर थर काँप रहा था। उसकी ज़ोर से चीख निकली और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जिया को सामने देखा और यह जानकर कि उसने सब कुछ सुन लिया, सब हक्के बक्के रह गए। जल्दी से उसे अस्पताल ले गए। जिया की हालत देख रमा के हाथ पैर ठंडे हो गए थे और वह माँ जी को याद करने लगी। रमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। रमा और उसके पति संजय के ब्याह के कई साल बाद भी संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का मन बनाया था। संजय के माँ बाप किसी बाहर वाले बच्चे को गोद लेने को किसी हालत में राजी नहीं थे। रमा किसी अनजान व्यक्ति का बच्चा चाहती थी, जिससे बच्चे को कभी पता ही न चले कि वह उसके किसी अनजान व्यक्ति का बच्चा चाहती थी जिससे बच्चे को कभी पता ही न चले कि वे उसके असली माँ बाप नहीं हैं। बहुत समझाने के बाद संजय के माँ बाप इस शर्त पर राजी हुए कि वे लड़की नहीं लड़का गोद ले। उनकी सोच थी कि लड़की तो ब्याह करके अपने घर चली जाएगी, उसके ब्याह पर जो खर्च होगा बेकार जाएगा। लड़का होगा तो उस पर किया गया खर्च घर का घर में ही रहेगा। उसकी बहू को भी जो जेवर वगैरह दिया जाएगा घर में ही रहेगा, जबकि लड़की सब समेट कर दूसरे का घर भरेगी। रमा के पिता प्रकाश जी नौकरी के सिलसिले में लखनऊ आ गए थे, पर उनका पुश्तैनी घर गाँव में था। उनके पड़ोसी रमेश से उनके घनिष्ठ संबंध थे। दोनों पड़ोसियों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दूसरे के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। रमेश की बेटी शीला थी। शीला गांव के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, पर उसका मन पढ़ाई लिखाई में कम, इधर उधर गप्पे मारने में ज़्यादा लगता। गांव में शीला को एक बिगड़ैल लड़के के साथ नैन मटक्का करते करते शीला और वह लड़का रवि एक दूसरे से प्रेम प्यार में पड़कर कब संस्कारों की सीमा लांघ बैठे पता ही नहीं चला।
बात जब तक शीला के माँ बाप को पता चली, पानी सर के ऊपर सरक चुका था। शीला का अबॉर्शन करने पर उसकी जान को खतरा था। ख़ानदान की इज्जत और समाज की जिल्लत से बचने के लिए परेशानी की घड़ी में रमेश जी को प्रकाश जी की याद आई। प्रकाश जी ने दोस्ती का मान रखते हुए फ़ौरन शीला और रमेश जी के लिए रहने का बंदोबस्त लखनऊ में कर दिया। पैसे की रमेश को कोई कमी नहीं थी। पैसे के बल पर उन्होंने रवि को अगवा कराकर मोटी रकम दे उसे कहीं दूर भिजवा दिया ताकि वह शीला की तरफ भूले से भी रुख ना कर सके। कुछ दिन बाद शीला को बेटी हुई। रमेश जी अस्पताल से ही नर्सों व डॉक्टर से साठगांठ करके नवजात बच्ची जिया को कहीं भिजवा देना चाहते थे, बल्कि वे उसे ज़िंदा ही नहीं रहने देना चाहते थे ताकि उनकी बेटी का कलंक दुनिया में आते ही मिट जाए। रमा के बच्चे ना होने की वजह से प्रकाश जी और उनकी पत्नी परेशान तो थे ही, एकाएक उनके दिमाग में ख्याल आया, रमा और संजय को एक बच्चा गोद लेना ही चाह रहे हैं, क्यों न शीला की बेटी ही ले लें। जान पहचान की बच्ची है, उसका भविष्य भी सुधर जाएगा। गांव में शीला बदनामी से भी बच जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रकाश जी ने अपने परिवार से सलाह लेकर रमेश जी को मनाकर लखनऊ में ही रमा की गोद में शीला की बच्ची डाल दी। रमा और संजय में शुरू से ही आपसी मतभेद के कारण उनका वैवाहिक जीवन कुछ ठीक नहीं था। सोचा था शायद बच्चे के आने के बाद कुछ ठीक हो जाए, पर रोज़ रोज़ के झंझट झगड़ों से तंग आकर रमा ने प्रकाश जी से कहकर तलाक ले लिया। प्रकाश जी ने एक ही सोसाइटी में एक फ्लैट अपने और रमा के लिए ले लिया। रमा एक स्कूल में टीचर हो गई। रमा ने बेटी का नाम जिया रखा। दुनिया तो जिया से शुरू होकर जिया पर ही ख़त्म होती थी। रमा के साथ साथ जिया नाना नानी की भी बहुत दुलारी थी। नाना की तो जैसे जान थी, कोई फरमाइश जिया के मुंह से निकले और नाना उसे पूरी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। कभी कभी रमा प्रकाश जी को टोकती भी थी कि वह रमा जिया की गलत डिमांड को पूरा करके उसे बिगाड़ देंगे, पर प्रकाश जी कब सुनने वाले थे, हंसकर टाल जाते। 2-1 साल बाद प्रकाश जी रमा और जिया को लेकर गांव भी जाते। शीला जिया को देखकर बहुत सुकून महसूस करती और सोचती कि शायद वह भी इतना प्यार और दुलार जिया को ना दे सकती थी जितना उसे रमा से मिल रहा था। उधर जब भी रमा जिया को लेकर गांव जाती, उसका दिल धक धक करता, कहीं ममता के आवेश में शीला जिया के सामने राज ना खोल दे। वह बहुत ही नामन से जिया को गाँव ले जाती। रमा तो ख़ानदान की किसी शादी ब्याह में भी जाने से कतराती थी, यही सोचकर कि कहीं कोई रिश्तेदार जिया की गोद लेने पर कोई टिप्पणी न कर दे और जिया के कानों में कोई ऐसी वैसी बात न पड़ जाए। कभी कभी जिया रमा से पूछती, मेरी सब दोस्त कहती हैं तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से बिल्कुल भी नहीं मिलती, बताओ मेरी शक्ल किससे मिलती है माँ। माँ को जिया के ऐसे अटपटे सवालों से बहुत डर लगता। प्रकाश जी ने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जिया का दाखिला करवाया। रमा और प्रकाश जी की प्रेरणा से जिया पढ़ाई में अव्वल ही आती। प्रकाश उनकी और रमा की दुनिया तो जैसे जिया में सिमट कर रह गई थी। जिया का सिलेक्शन मेडिकल में हो गया। शीला के पिता ने शीला का आखिरी समय जानकर उसे उसी अस्पताल में दाखिल करा दिया जहां जिया इंटर्नशिप कर रही थी। तभी जिया होश में आ गई। होश में आने पर जिया का निर्विकार चेहरा देखकर उसके दोनों हाथ पकड़कर रमा ने रो रो कर उससे कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, अपने स्वार्थ के कारण मैंने तुझसे ये सब छुपा आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सका, वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसकी आत्मा जिया के लिए भटकती रहेगी। जिया एकटक शीला के पार्थिव शरीर को देख रही थी। उसे याद आ रहा था जब भी वह गांव जाती कैसे प्यार भरी नज़रों से शीला उसे एकटक देखा करती थी। लौटकर उसने एक आध बार रमा से कहा भी था कि उसे शीला आंटी का इस तरह देखना बड़ा अजीब लगता है, पर रमा उसकी बात को घुमाकर टॉपिक ही बदल देती। जिया सोच रही थी एक वह माँ थी जिसे एक दूध मुही बच्ची जो उसका ही अंश थी से अपना पीछा छुड़ा लिया सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, और एक ये माँ है जो किसी दूसरे के बच्चे के लिए ही जी रही है। रमेश जी ने कहा कि शीला अपने जीते जी तो जिया के मुंह से माँ शब्द सुनने को तरसती रही। वे चाहते हैं कि अब जिया सब कुछ जान चुकी है तो शीला की चिता को मुखाग्नि वही दे ताकि अपनी बेटी के लिए उसकी आत्मा यूं ही भटकती न रहे, उसे शांति मिले। शीला के क्रियाक्रम के बाद रमेश जी के मन में स्वार्थ का सर उठाने लगा। शीला के मरने के बाद बुढ़ापे में अब कौन उसकी देखभाल करेगा, यह सोचकर उन्होंने प्रकाश जी और रमा से कह दिया कि जिया उनका खून है, उनकी बेटी का अंश है और इनके ख़ानदान का चिराग भी। उनकी पूरी ज़मीन जायदाद की एकमात्र हकदार है, वे उसे अपने साथ ले जाना चाहेंगे। सुनकर रमा की तो जैसे जान ही निकल गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि उसे बाहों में संभाल कर जिया जो चुपचाप खड़ी सब कुछ देख सुन रही थी, एकाएक बिफर कर रमेश जी की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, खबरदार, जो मुझ पर हक जताने की कोशिश भी की। तब यह खून का रिश्ता कहाँ था जब आपने मुझे समाज और बिरादरी के डर से छोड़ा था।
आपकी बेटी की चिता के साथ मेरा रिश्ता भी ख़त्म हुआ। रखिए अपने महल, ज़मीन जायदाद अपने पास। मैं अपने छोटे से घर में अपनी माँ और नाना नानी के साथ बहुत खुश हूँ। चलो मम्मा, घर चलें। इन मतलबी और दिखावे के माहौल में मेरा दम घुट रहा है। रमा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे तो जैसे जीवनदान मिल गया था। जिया रमा को सहारा देकर बाहर ले गई। उसने रमेश जी की तरफ पलट कर देखा भी नहीं। जन्म देने से ज़्यादा मजबूत रिश्ता परवरिश करने वाले का होता है। खून का रिश्ता ना होते हुए भी उनके प्यार की बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि रमेश जी की दलीलें धरी की धरी रह गईं।